हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि कोई भारी चीज़ है तो वो भारी चीज़ इतनी धीमे धीमे क्यों एक्सीलरेट करती है, और कोई हल्की चीज़ है वह हल्की चीज़ इतनी तेज तेज क्यों एक्सीलरेट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका किस तरीके से समाधान किया जाएगा, और आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 मैक रूटेक्स चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फेस करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके कि इसमें जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो चैप्टर है उसमें गेट में या एससीजेई या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ना, डिफरेंट केसेस के लिए इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करके आप हमें बताएंगे कि फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग केसेस में किस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है ना। तो अगर हमारा कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है जिसपे अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं, है ना, और वो किसी एक पर्टिकुलर नेट डायरेक्शन में वो क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से, है ना। तो उस डायरेक्शन में जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो उस डायरेक्शन में नेट अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये जो क्वांटिटी होगी वो एम मतलब मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होगा। मतलब नेट फोर्स जो लग रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर मोशन के डायरेक्शन में वो उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग कंडीशंस के लिए कैसे इस इक्वेशंस को लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन आती है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है ना, जिसमें हमारे पास पॉइंट मास होता है। तो पॉइंट मास के लिए हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट मास है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी जो नॉर्मल प्रॉब्लम से लेके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है वो एफबीडी से सॉल्व हो जाती है ना। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जो हमारा कोई भी बॉडी है वो अलग अलग चीजों से घिरा हुआ है या फिर किसी चीज से कनेक्टेड है ना, और बट उसमें अलग अलग टाइप्स के फोर्स आ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो हम क्या करेंगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी का बनाएंगे ना तो हम सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे, सारे सपोर्ट्स को हटा देंगे, है ना। हटाने के बाद जो फोर्सेस हैं उस पर शो करेंगे। शो करने के बाद नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, है ना। इस तरीके से हम अप्लाई करके न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। तो ये हमारा पॉइंट मास है। पॉइंट मास को इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, क्योंकि ये रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ये हमारा मास हो गया जिसका मास m है, पॉइंट मास है ना। तो सबसे पहले इसका वेट क्या है, नीचे की साइड काम करेगा, तो इसका वेट हमने बना दिया mg, नीचे की साइड काम कर रहा है ना। और इस पे जो अर्थ होगा उसके ऊपर एक रिएक्शन क्रिएट करेगा, मतलब एक रिएक्शन लगाएगा ऊपर की साइड। तो रिएक्शन हमारा आ जाएगा क्या, r ऊपर की साइड, है ना। तो चूंकि ये रेस्ट पे है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो अब इसमें क्या होगा, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेट फोर्स इन x डायरेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन भी 0 होगा। तो चूंकि x डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं है, हम y डायरेक्शन में इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, जब x डायरेक्शन में लगाएंगे तो सबसे पहले अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें तो ये साइन कन्वेंशंस हो जाएगा हमारा। मतलब अगर x के पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हम फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, और x y में अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और y में अगर हम x में अगर हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो उस फोर्स को नेगेटिव लेंगे, और y में अगर नीचे जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें किस तरह लगाएंगे। r हमारा है, r क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में है ना, तो इसको पॉजिटिव लेंगे।
और mg क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो r हमारा हो जाएगा पॉजिटिव माइनस mg हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा बेसिक सा है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करते हैं, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम को और किस किस तरीके से और किस किस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से इक्वेशंस को बनाया जा सकता है ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है ना। आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और देखेंगे कि कितना इजी हो जाएगा और आप इसको फील कर पाएंगे, असली फील ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये दो मास हैं, एक मास m2 है, एक मास m1 है, उसके ऊपर रखा हुआ है ना। फ्रिक्शन अलग अलग है, इस पोजीशन पे फ्रिक्शन कितना है, μ1 है, और इस वाले सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट है वो μ2 है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी हमने लिया हुआ है इसमें। तो अब हमको ये फोर्स P निकालना है जिससे ये मास क्या हो, ये दोनों मासेस क्या हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब मूव ना करे। तो अब इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम मास m2 की बात करते हैं, है ना। तो FBD हम बनाएंगे सबसे पहले m2 का, है ना। तो m2 का जब FBD बनाएंगे तो चलिए हम m2 की बात करते हैं। तो m2 में क्या होगा, m2 का जो वेट होगा वो नीचे की साइड लगेगा, ठीक है, और इस पे रिएक्शंस कहाँ आएंगे, ऊपर की साइड आएगा। मान लेते हैं n1 ऊपर की साइड आ रहा है ना। और कोई फोर्स है क्या, यस, कौन सी, P फोर्स है ना, P फोर्स इधर की साइड लग रहा है। और कौन सा फोर्स है, देखो सबसे पहले हमारे पास जब ये P इस साइड लगेगा, मतलब इस साइड लगाया जाएगा, तो पीछे के साइड एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, है ना? तो इधर के डायरेक्शन में एक और हमारा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा F1, है ना। और क्या होगा, और ये भी तो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके बीच में अगर हम ये जब इस पे P फोर्स इधर की साइड लगेगा तो क्या होगा, ये मास पीछे की साइड जाएगा, है ना। ये मास ऊपर वाला M1 पीछे की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो पीछे की साइड जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला इस पे M2 M1 पे किधर लगाएगा, इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शन इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। मतलब जब ये पीछे जाएगा तो ये इस पे इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। मतलब ये पीछे जाएगा तो इसको इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन ये इस पे आगे के डायरेक्शन में लगाएगा, तो मतलब कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये हमारा F2 इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये सारे फोर्सेस हमने बना दिए हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गया है। आप इसमें आप नेट फोर्स इन x डायरेक्शन लगा दो, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन लगा दो, है ना। चूंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो आप इसमें नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0 कर दो, ठीक है, और नेट फोर्स इन y डायरेक्शन को क्या कर दो, इसमें 0 कर दो। तो ये अगर आप कर दोगे तो इससे आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं M1 मास की, है ना। M1 मास की बात करते हैं। तो M1 मास क्या होगा हमारा, इस तरीके से है, ठीक। अब इस पे फोर्सेस की बात करते हैं। ये इस पे स्ट्रिंग लगी हुई है ना। स्ट्रिंग पे टेंशन आ रहा होगा T, मान लेते हैं स्ट्रिंग पे टेंशन T आ रहा होगा, है ना। तो T एक एंगल पे लगा हुआ है हमारा, है ना, थीटा एंगल पे लगा हुआ है। तो इसके हमको x और y कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, है ना। तो x डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो t cos थीटा, और y डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, t sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या आएगा, m2 जो मास m2 हो m1 पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो देगा, है ना। तो ये n2 लग जाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और m1 का नीचे एक वेट लग जाएगा m1g, ठीक है, एक वेट लग जाएगा m1g, ठीक है। और क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। क्योंकि मास m1 पीछे जाने की कोशिश करेगा तो ये मास m2 m1 पे इधर के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा, कौन सा, F1 F2 लिया मैंने, इसको F3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स शायद नहीं है, ठीक है। वेट हो गया, स्ट्रिंग फोर्स हो गई, फ्रिक्शन फोर्स पे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसका वेट हो गया, ठीक है। तो सारे फोर्सेस आप मिल गए हैं। अब आप इसमें लगा दो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0, है ना। तो इसका भी अब हम FBD हमने
बना दिया, है ना। इसका भी अभी FBD हमने बना दिया। तो इसमें लगा सकते हैं आप, जैसे कि इसमें लगाएंगे x डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्सेस को नेगेटिव ले लो, ये वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और y में लगाओगे तो N1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे M2G नेगेटिव कर दो, इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको लगा ही देते हैं। ठीक है, इसको लगाएंगे x डायरेक्शन में, अगर लगाएंगे तो क्या होगा, P माइनस F1 माइनस F2, है ना, यही होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x डायरेक्शन में लगाया, और y में लगाएंगे तो क्या होगा, y में N1 तो पॉजिटिव माइनस M2G इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी लगाया जा सकता है ना। और इक्वेशंस को आप बनाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट मास है ना। पॉइंट मास पिछली बार मूव नहीं कर रहा था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इस बार क्या होगा, पॉइंट मास अगर मूव करता है किसी एक्सीलरेशन a से, तो उस मोशन की डायरेक्शन में हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हैं, है ना। जैसे इस पे एक सिंगल फोर्स लग रहा है ना, तो F डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, F अप्लाइड क्या होगा, नेट जो होगा वो होगा m इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा एक फिगर है ना, जिसमें मास जो है m1 पे फोर्स लग रहा है F, है ना, और m2 हमारा हैंग कर रहा है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m1 का। तो फ्री बॉडी डायग्राम FBD अगर हम बनाते हैं किसका, m1 का, है ना, तो m1 का FBD बनाते हैं, तो m1 हमारा ये है। ठीक, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, F इधर आ रहा है, और इस पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो इस इधर की साइड लगेगा, तो हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, और हमारा रिएक्शन फोर्स मतलब इसका वेट नीचे की साइड आएगा M1G। ठीक है, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की साइड। ठीक है, और कोई फोर्स है क्या, जी हाँ, एक फोर्स मिस हो रहा है, कौन सा, देखा, फोर्सेस को आपको मिस नहीं करना, सारे फोर्सेस आपको लेने हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि स्ट्रिंग का टेंशन भी आएगा, क्या आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन भी आएगा। तो स्ट्रिंग का टेंशन इधर T आएगा, तो इस पे हमने एक और फोर्स लगाया T। फोर्सेस मिस नहीं होने चाहिए दोस्तों, फोर्सेस मिस करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम मोशन किधर हो रहा है, मोशन इधर की साइड होने की कोशिश करेगा, क्योंकि मास फोर्स इधर की साइड लग रहा है ना। तो मान लेते हैं कि A एक्सीलरेशन इधर है ना, हमको निकालना फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द रोप। टेंशन इन द रोप निकालना है और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, फ्रिक्शन दिया हुआ है इसके बीच में, तो मोशन की डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ेगा, है ना, यहां पे मोशन की डायरेक्शन में ही हमको निकालना पड़ेगा। तो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स F लगा हुआ है ना, तो अगर हम लगाएं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान रखिएगा जिस भी डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उस डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को नेगेटिव मतलब लेना है, और उसके बाद इक्वल टू आपको m इंटू ए करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन करना है ना। दैट इज द वे ऑफ अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडी, है ना। तो इस डायरेक्शन में मोशन है, तो F जो होगा, F नेट, है ना, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर ये डायरेक्शन x है, मान लेते हैं ये x डायरेक्शन है, ठीक, तो ये x डायरेक्शन में नेट हम लेंगे, क्या लेंगे, x डायरेक्शन में नेट लेंगे। तो हमारे पास क्या है, F है, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया मैंने, और हमारे पास ये T है, नेगेटिव ले लिया इसको हमने क्योंकि अपोजिट है, और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है F0, ठीक है, इधर ले लिया क्योंकि इधर की साइड है, मोशन इधर की साइड है, और हमारा और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स हमारा नहीं है, इसीलिए हम इसको मास और एक्सीलरेशन हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोसेस हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। और क्या है, और हम y डायरेक्शन में भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना, y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो y डायरेक्शन में हम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, n माइनस m m1g,
इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और बात करते हैं एफबीडी ऑफ दिस, इस मास की एफबीडी की बात करते हैं, है ना। तो इस मास की एफबीडी की बात करेंगे तो एफबीडी ऑफ M2, है ना, इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इस वाले मास का M2 मास में नीचे की साइड M2G हमारा जो है वेट लगेगा नीचे की साइड, और ऊपर की साइड टेंशन आएगा, क्योंकि टेंशन हमेशा कहां आता है, मास से ऊपर दूर की तरफ, मतलब खींचने की कोशिश करता है, खींचने की टेंडेंसी है टेंशन मतलब, है ना। तो कभी भी लेंगे तो मास के दूर की ओर लेंगे, यानी कि मास की ओर लेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग लेना है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है ना, और पुली क्या है, मासलेस है। पुली हमारा मासलेस अगर है तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, अगर सेम स्ट्रिंग है अगर जा रही है तो। ठीक है, अगर पुली हमारा मासलेस नहीं है तो हम स्ट्रिंग में टेंशन को सेम नहीं ले सकते, क्योंकि वो पुली फिर घूम नहीं पाएगी, है ना, रोटेशन उसमें नहीं हो पाएगा। तो है ना, एक्चुअल तो हमारा रोटेशन होना चाहिए ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन हम सेम कब लेंगे, जब मासलेस पुली होगी। तो यहाँ पे जो पुली है वो मासलेस है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब जो है इन सारी इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, है ना, प्लस करो माइनस करो, है ना, और हमारा जो भी रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना, मिल जाएगा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है जो आप अप्लाई करके, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजिड बॉडी अगर हमारा आ जाए, क्या आ जाए, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि उसका एक मास होगा, मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, पॉइंट मास नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे किसी लेंथ पे क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और उस मास पे जितने पॉइंट हैं वो डिफॉर्म नहीं होंगे, है ना, यही रिजिड बॉडी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितनी भी बॉडीज होती हैं वो रिजिड बॉडी होती है, क्योंकि रिजिड बॉडी दोस्तों क्या होती है, आइडियल होती है ना, रियल में कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, सॉल्व करने के लिए, है ना, अप्रोक्सीमेशन हम मानते हैं कि ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है ना। तो ये हमारा जो है ये बीम है ना, इसको बोलते हैं अपन सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। अगर इसको पॉइंट अगर हम क्या ले ले, ए ले ले, अगर इस पॉइंट को अगर हम बी ले ले, और इस पे अगर मूवमेंट अगर एम ए लग रहा है, इस पे मूवमेंट अगर एम बी लग रहा है ना, और इसका जो वेट है, इसका मास है अगर एम है, और इसका वेट एम जी है, ठीक है, जो इसके सेंटर पे लग रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट सी हो गया हमारा, है ना, और ये हमारा पॉइंट एक्स हो गया, और ये हमारा पॉइंट वाई हो गया। और ये जो सपोर्ट है ना दोस्तों, ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है ना, और ये जो सपोर्ट है रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। हिंज सपोर्ट में क्या होगा हमारा, हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, है ना, और रोलर सपोर्ट में हमेशा वर्टिकल रिएक्शन आएगा, है ना। तो अलग अलग सपोर्ट हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में हम बात करेंगे तो अलग अलग सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसमें न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये स्टैटिक है, मूव तो कर नहीं रहा है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की साइड लग रहा है एम जी, है ना, पी है हमारा एम जी, और इस पे मूवमेंट भी लग रहा है ना, यहां पे एक मूवमेंट लग रहा है। अगर ये डिस्टेंस अगर हम क्या ले लें, L1 ले लें यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर हम L2 ले लें, ठीक है, यहां से यहां तक सपोर्ट अगर L2 डिस्टेंस ले लें तो क्या हो जाएगा, हम मोमेंट की इक्वेशंस भी लगा सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको फ्री करें सपोर्ट से तो क्या होगा, Rx आएगा ऊपर की साइड, और एक इधर भी जाएगा RXY आएगा, है ना, और इधर रोलर सपोर्ट की वजह से आएगा हमारा
एक रिएक्शन RY, है ना। और कोई फोर्स है क्या? ये MA लग रहा है इधर, और ये हमारा मोमेंट MB लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हैं, और कोई फोर्स नहीं है ना। तो हम बात करते हैं अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन लगाते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? RXH प्लस RY इक्वल टू P आएगा, है ना, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। और क्या हो सकता है? एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो RXY हमारा क्या होगा? 0 होगा, कोई और फोर्स तो है नहीं। इक्वेशन 2 हो गया। और क्या लगा सकते हैं दोस्तों? और हम लगा सकते हैं मोमेंट भी। तो मोमेंट कैसे लगेगा? समेशन ऑफ, अगर मोमेंट अगर हम यहां से लें, है ना, मोमेंट ले हैं तो ये हमारा क्या होगा? मोमेंट लेते हैं तो समेशन ऑफ मोमेंट इन एक्स से ले रहे हैं वो 0 होगा, है ना। नेट मोमेंट 0 होगा क्योंकि हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसको रखना है। तो मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं RY इंटू लेंथ कितनी है। अगर मान लो इसकी पूरी लेंथ L है ना, ये पूरी लेंथ कितनी है? L मान लेते हैं। तो RY इंटू L हो गया। तो ये कैसा बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, ठीक है। और हमारे ये वाला मूवमेंट कैसा है? ये वाला मूवमेंट हमारा कैसा है बताएं आप? एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा MB हो जाएगा प्लस, है ना। और हमारा P जो होगा वो कैसा मूवमेंट बनाएगा? क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, तो P इंटू इसका डिस्टेंस कितना होगा? L/2, है ना, L/2। और कोई है क्या? और हमारा MA है, MA भी क्लॉकवाइज है, MA क्लॉकवाइज है, तो MA को भी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वल टू हम 0 कर देंगे। नेट मूवमेंट हम 0 कर देंगे, नेट मूवमेंट 0 हो गया, ठीक। और इस तरीके से हम इसको डील करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशन में क्या होगा? टॉर्क आएगा, है ना, टॉर्क आएगा। हम क्या बात करते हैं कि अगर लीनियर मोशन है और हमारा एक रोटेशन है, मतलब एंगुलर मोशन है ना, एंगुलर मोशन है, तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी v ले रहे थे, लेकिन एंगुलर मोशन में क्या लेंगे हम? ओमेगा लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर में क्या कर रहे थे? ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन ले रहे थे, a ले रहे थे, तो यहां पे क्या करेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा लेंगे, ठीक है। और हम लीनियर में क्या कर रहे थे? लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट s ले रहे थे, और एंगुलर में क्या करेंगे? थीटा लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेंगे, ठीक है। और ये तीनों पैरामीटर हो गए। और हम लीनियर में फोर्स F ले रहे थे, और एंगुलर में हम क्या करेंगे? टॉर्क T लेंगे। क्या लेंगे? टॉर्क T लेंगे। और हम लीनियर में क्या कर रहे थे? मास m से डील कर रहे थे, लेकिन एंगुलर में हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डील करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डील करेंगे, ठीक है। अब इन पे रिलेशन भी तो होता है ना। रिलेशन अगर बात करें v और ओमेगा में, तो v और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में आपका रिलेशन अगर देखना है तो लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या हो जाएगा? a इक्वल टू r अल्फा, ठीक है ना, इसमें रिलेशन। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या हो जाएगा? s इक्वल टू r इंटू थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पड़ा होगा, है ना। और F और टॉर्क, है ना, टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी होगा R होगा, है ना। और M, I क्या है? mr स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपको सारे रिलेशन लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करने होंगे। और इसमें जो न्यूटन सेकंड लॉ लगता है वो किस हिसाब से लगता है कि नेट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो है किसी डायरेक्शन में जो नेट टॉर्क है वो क्या होगा? I इंटू अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से डील करेंगे। नेट टॉर्क जब रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो उस पर जो नेट टॉर्क लगेगा वो I इंटू अल्फा के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जहां अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, I है उस रोटेटिंग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और
टी नेट है कि नेट टॉर्क उस पर कितना लग रहा है। ठीक है, तो अब चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप की वैरायटी है न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, जो कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और दूसरा है ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं होती, कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो होता है, इसीलिए हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। और तीसरी जो कंडीशन होती है जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, डायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम, जिसमें हम एंगुलर एक्सीलरेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, है ना, डायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम। तो 3 केसेस हमने, 2 केसेस हमने पढ़े, है ना, डायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम, है ना, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और डायनेमिक नॉन इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो नहीं होती, है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, जिससे एक्सीलरेशन उसमें डेवलप होता है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो आपको पता ही है ना, वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो एक्सीलरेशन ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। अब हम इस पे इक्वेशन बना के देखते हैं कि हमारा नॉर्मल सा प्रॉब्लम है एक, है ना, जो कि बहुत अच्छा प्रॉब्लम, एक्सीलरेशन अगर इसमें देंगे तो इसको किस तरीके से इस पे इक्वेशंस को फ्रेम किया जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हमारे पास एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, रेडियस आर है, इसकी 2 मास हैं m1 और m2, जिसमें m1 हमारा ज्यादा है m2 से, है ना, और इसको लटकाया गया जब ना, तो वो a एक्सीलरेशन से नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, a एक्सीलरेशन से नीचे की साइड जा रहा है। तो जब a एक्सीलरेशन से नीचे की साइड जा रहा है तो चूंकि स्ट्रिंग सेम है, लेकिन हाँ यहां पे पुली का मास दिया हुआ है ना, जो डिस्क है हमारी सॉलिड डिस्क है वो हमारी उसका मास गिवन है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो सेम तो है, लेकिन मास होने की वजह से इसमें रोटेशन आएगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में दोनों साइड टेंशन सेम नहीं होगा। ध्यान रखना, दोनों साइड टेंशन यहाँ पे सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्क का मास दिया है जिसपे स्ट्रिंग को रैप किया गया है। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है ना। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मास m1 का हम FBD बनाते हैं। तो m1 का जब FBD बनाएंगे, है ना, तो m1 की नीचे की साइड क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है, और ऊपर की साइड हमारा टेंशन क्या आ रहा है, T1 आ रहा है, मान लेते हैं, है ना। और एक्सीलरेशन जो आ रहा है नीचे की साइड है। ठीक है, एक्सीलरेशन नीचे की साइड है, और कोई फोर्स तो नहीं है ना, और कोई फोर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेके और जिस अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लेके इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, m1g माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन आपके सामने है। और अब बात करते हैं m2 मास की। तो m2 मास हमारा क्या है, m2 मास हमारा नीचे की साइड क्या फोर्स लगा, कौन सा वेट लग रहा है, m2g लग रहा है ना। और एक्सीलरेशन इसका कहाँ है, एक्सीलरेशन इसका ऊपर की साइड है ना। और इस पे जो टेंशन आ रहा है वो T2 आ रहा है, ऊपर की साइड टेंशन T2 ऊपर की साइड आ रहा है। तो अब मास जब ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें लगाएंगे तो T2 माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू a एक्सीलरेशन। तो ये हमारा जो है सेकंड जो है इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन निकल के आ जाएगा, इससे T1 आ जाएगा, इससे T2 आ जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क की। डिस्क भी तो है हमारे पास, है ना, जिसका मास गिवन है। तो डिस्क का अगर बात करें तो डिस्क हमारा, है ना, डिस्क पे जो टेंशन आएगा इधर की साइड बात करें तो कौन सा आएगा, T1 आएगा, है ना, इधर T1 आ रहा था। सेम इसी की तरह बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, T2 आएगा, और इधर बात करें तो इधर हमारा T2 आ रहा था। ठीक, तो इस पे टॉर्क कौन बना रहा है, T1 और T2 मिल के बना रहे हैं कंबाइंड टॉर्क, है ना।
तो कंबाइंड टॉर्क बना रहे हैं तो ये किस साइड मूव करेगा डिस्क, कौन बताएगा, बताओ। डिस्क का मूवमेंट किस साइड होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बता दें आप। चूंकि मास नीचे की साइड मूव कर रहा है ना, तो इसका जो मूवमेंट होगा किस साइड हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है, ट्राई करेगा, कहीं ना कहीं T1 ज्यादा होगा, है ना। तो नेट टॉर्क इस पे जो लगेगा, एक्सेलरेशन अगर इस पे अल्फा आ रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा आ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जब इसका आ रहा है तो हम नेट टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा करेंगे, है ना। तो डिस्क की बात करें अगर हम, T1 लग रहा है और इधर T2 लग रहा है, ठीक है, और इसका रोटेशन ऐसा, यह अल्फा लग रहा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है ना। तो इस पे लगाएंगे जब, तो T1 है ना, T1 टॉर्क निकालना है तो रेडियस R, ठीक है, और माइनस T2 इंटू रेडियस R टॉर्क हो गया। इसको बराबर कर दीजिए आप I इंटू अल्फा के, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन लग गया। अब इसमें आप क्या करिए, R कॉमन करिए, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू I क्या होता है, I या तो I गिवन होगा या तो डिस्क है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, अलग अलग रिजिड बॉडी का क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो I हमको गिवन रहेगा, यहां से T1 T2 का एक रिलेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है, यहां पे हमें T1 T2 का एक रिलेशन मिल जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पे अल्फा है, अगर अल्फा नहीं दिया है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा क्या है, A है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा A है। तो उस केस में दोनों के बीच रिलेशन हमने बताया पिछली वाले स्लाइड में, ठीक है, A इक्वल टू R इंटू अल्फा, है ना। तो अगर यहां पे अल्फा की जगह A इक्वल टू R अल्फा रख दिया जाए, R अल्फा मीन्स R अल्फा, है ना, R अल्फा अगर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, T1 माइनस T2 इक्वल टू I, है ना, अल्फा की जगह क्या होगा A बाई R, तो ये A अपॉन में R² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R इधर वाला नीचे जाएगा तो R² हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इतने सारे इक्वेशंस हमको मिल गए, ठीक है, इतने सारे इक्वेशंस मिल गए। अब आप इसको एक एक करके सॉल्व करिए और अपने एक्सेलरेशन जो मांगा है इसमें वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इक्वेशंस क्या है, कुछ नहीं है, जोड़ना है, घटाना है, और अपना रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी को निकालिए और न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कीजिए, है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, हमको सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ग्रो करवाइए, है ना, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं और हमारा जो है ग्रोथ हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।